जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आपका नालंदा आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो लेखपाल वीडियो और पटवारी के जो 416 पदों पर भर्ती आई हुई है, उसकी हम तैयारी आप लोगों के बीच में लेकर के आ चुके हैं। हमारी कई क्लासेज यूट्यूब चैनल पर भी हैं और साथ के साथ हमारी ऐप पर भी क्लासेज मिल रही हैं। आप लोगों के पास समय कम है और इस कम समय में आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं जीएस के सभी सब्जेक्टों का, तो आपका हमारी क्लास से जुड़ना जरूरी है। हम पॉलिटी के रिवीजन में चल रहे हैं, लगभग 7वीं क्लास ये हो चुकी है। इससे छः क्लासेज जो हैं कुछ ऐप पर हैं, कुछ अब आपके यूट्यूब पर हैं। अगर आप इनका रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़िए, और चाहो तो आप हमारे पेड कोर्स को भी खरीद सकते हैं, ताकि ऐप पर जो बड़ी क्लासेज हैं वो भी आप साफ पढ़ सकें या उनका भी आनंद ले सकें। आगे जो क्लासेज होने वाली हैं उनको भी हम यूट्यूब और ऐप दोनों पर लेकर के चलेंगे। आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, तो हमारे कोर्स से जुड़िए। सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी वीडियो में साहब आपके पड़ी है, प्ले लिस्ट पे जाकर के आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं कैसे आप हमारी क्लास से जुड़ेंगे, कैसे नहीं जुड़ेंगे। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हमारी जो टॉपिक है वो टॉपिक है साहब आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारे देश में 3 स्तर की है। सबसे निचला स्तर अधीनस्थ न्यायालय है, उससे ऊपर हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट से ऊपर साहब आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और आगे की जो क्लासेज होंगी उसमें हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है क्या, क्या इसका वर्णन है, कहाँ कहाँ पर साहब इसका उल्लेख किया गया है। देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है वो साहब आपका संविधान के भाग नंबर 5 में आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के 147 तक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अगर इतिहास की बात की जाए तो देखिए बेटा, जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारे देश में जो पहला अधिनियम पारित किया गया था उसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 हुआ करता था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारे देश में एक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, एक न्यायालय स्थापित किया गया। चूंकि ये उस समय देश का सबसे बड़ा न्यायालय था, इसलिए इसको सर्वोच्च न्यायालय कहा गया। जो सर्वोच्च न्यायालय था, इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी साहब आपका कलकत्ता में, और इसकी स्थापना सन 1774 में की गई थी। परंतु ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत साहब आपका स्थापित किया गया है। अब बात की जाए इसके न्यायाधीश की, इसमें जो न्यायाधीश हुआ करते थे, न्यायाधीशों की संख्या साहब आपके 4 हुआ करती थी। और 4 न्यायाधीशों में अगर मैं बात करूं तो पहले जो न्यायाधीश थे इनका नाम था साहब आपका एलिजा इम्पे। और एलिजा इम्पे जो बनी थे वो साहब इस समय पर मुख्य न्यायाधीश। आपको ध्यान रखना है, अगर सवाल आ जाए कि पहला जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ है इसके चीफ जस्टिस कौन थे, तो इनका नाम एलिजा इम्पे था। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट जो थे 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो टोटल न्यायाधीशों की जो संख्या हुआ करती थी वो साहब आपका 3+1 कह सकते हैं, यानी कि 4 थी। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो नियुक्ति थी वो नियुक्ति जो की जाती थी साहब इंग्लैंड की महारानी के द्वारा। अगर महारानी गद्दी पर बैठी तो महारानी होंगी, और अगर महारानी नहीं है तो गद्दी पर अगर कोई व्यक्ति बैठा पुरुष है तो महाराजा के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका जो कार्यकाल निर्धारित किया गया था वो 4 वर्ष का इनका कार्यकाल था, और 4 साल के लिए साहब आपके हमारे देश में नियुक्त किए जाते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन हमारे देश में बढ़ता रहा, तो शासन बढ़ने के बाद अंग्रेजी सरकार समय समय पर हमारे देश में अधिनियम लेकर के आई। जैसे कि कुछ अधिनियम भारत शासन के नाम से जाने जाते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909, उसके बाद 1919 आया। उसके बाद एक और अधिनियम पारित हुआ था जिसको कहा गया भारत शासन अधिनियम 1935। और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है 1 अक्टूबर 1937 को नई दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, या हम कह सकते हैं कि साहब आपका उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। ये जो उच्चतम न्यायालय हुआ करता था, इस उच्चतम न्यायालय के अंदर ये जो उच्चतम न्यायालय हुआ करता था, इसी उच्चतम न्यायालय को आज़ाद भारत के अंदर या आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद 24 जनवरी सन 1950 को इसे भारत का सुप्रीम कोर्ट घोषित कर दिया गया था। असल में ये पहले कहलाता था साहब आपका ब्रिटिश काल का सुप्रीम कोर्ट या ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट कहलाता था, मगर 24 जनवरी 1950 को घोषणा हुई कि भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा, और इसने 28 जनवरी 1950 से भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई है वो स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी।
अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, तो हमारे संविधान के अनुसार बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या 7+1 यानी कि 8 होगी। 8 से किसी भी परिस्थिति में न्यायाधीश कम नहीं हो सकते, हमेशा इससे ज्यादा रहेंगे। तो न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या जो रहने वाली है वो साफ 8 रहने वाली है। परंतु ये अधिकार संसद को दिया गया है कि अगर संसद चाहे तो वो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा भी सकती है, और अगर वो चाहे तो ये जो न्यायाधीशों की संख्या है इस संख्या को साहब आपका कम भी कर सकती है। जैसे अगर बात की जाए वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या 33+1 है। 33+1 का अर्थ यह है कि 33 तो साहब आपके अन्य न्यायाधीश हैं और एक जो व्यक्ति है वो साहब आपका मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो वर्तमान समय में हमारे देश के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है साहब आपका संजीव खन्ना, और ये संजीव खन्ना जो हैं ये साहब आपके 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, 51वें नंबर के साहब आपके ये मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और अगर संसद चाहती है तो इस संख्या को बढ़ा भी सकती है और भी बढ़ा सकती है और इसको साहब आपका कम भी कर सकती है। साथ के साथ अगर न्यायाधीशों की बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है, कैसे इनकी नियुक्ति की जाती है, इसको समझना जरूरी है। तो बेटा हमारे देश में चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष प्रक्रिया के तहत की जाती है। वो जो विशेष प्रक्रिया है उसे साहब आपका कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं। ये जो कोलेजियम व्यवस्था, इस कोलेजियम व्यवस्था के तहत भारत का राष्ट्रपति 5 न्यायाधीशों की एक परिषद से सलाह लेकर के, इन 5 न्यायाधीशों में एक जो व्यक्ति होगा वो साहब आपका मुख्य न्यायाधीश भी इसके अंदर शामिल होगा। तो 5 न्यायाधीशों से सलाह लेकर के किसी भी एक योग्य व्यक्ति को किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अगर हाई कोर्ट में रिक्वायरमेंट है तो वो हाई कोर्ट में नियुक्त करेगा, और रिक्वायरमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक न्यायाधीश की तरह नियुक्त होता है। अब न्यायाधीश बनने के लिए अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यायाधीश है उस न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई। तो योग्यता की बात करें तो कोई भी एक व्यक्ति यदि हाई कोर्ट में 5 साल तक साहब आपका न्यायाधीश रहा हो, या फिर वो व्यक्ति 10 साल तक साहब आपका वकील रहा हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति को उसे भारत का राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। आपको एक और बात समझनी है, जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि हमारे इस समय पर यानी कि 33+1 जो है टोटल साहब आपके 34 न्यायाधीश कार्यरत है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो मुख्य न्यायाधीश है जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा होगा, जैसे इनका साहब कार्यकाल पूरा होता है तो कार्यकाल पूरा होने के बाद ये पद रिक्त हो जाएगा, और जैसे ही साहब आपका ये पद रिक्त होगा तो इस पद के रिक्त होते ही ये जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं इनमें से एक व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। इसको भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देगा, अलग से कोई नियुक्ति नहीं होगी, वो न्यायाधीशों में से ही साहब आपका चुना जाएगा। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अब न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति हो गई तो इनको जो शपथ दिलाई जाएगी वो शपथ वैसे तो दिलाता है साहब आपका राष्ट्रपति, मगर राष्ट्रपति अगर नहीं चाहता तो वो किसी एक व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त भी कर सकता है जो इनको शपथ दिलाए। ज्यादातर वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही होता है। अगर ये व्यक्ति चाहे तो अपने पद से कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। तो ये जो अपना त्यागपत्र सौंपेगा ये भी त्यागपत्र किसको देगा साहब, न्यायाधीश जो है वो अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपता है। अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो सुप्रीम कोर्ट में निश्चित किया गया है साहब आपका कि या तो 5 साल हो जाए, अगर 5 साल नहीं होता तो उनकी आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात जो भी पहले हो जाए वो ही उनका कार्यकाल मान लिया जाएगा। जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति 48 साल की उम्र में न्यायाधीश बना, वैसे 48 साल में बनेगा नहीं, क्योंकि न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में निश्चित किया गया है कि न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम आयु 55 साल होनी चाहिए। अब मान लेते कोई व्यक्ति 55 साल में न्यायाधीश बन गया तो वो अपने पद पर 5 साल रहेगा, यानी कि 7 साल में रिटायर होगा। और कोई व्यक्ति मान लो कि साहब 58 साल में बना है, और 58 भी नहीं कहो तो 62 साल में बना है, तो वो जो व्यक्ति होगा वो 3 साल के लिए रहेगा, अर्थात 65 साल की उम्र में साहब आपका वो रिटायर हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात की जाए न्यायाधीशों की, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में आपको एक और पॉइंट जानना है कि सन 2014 में हमारे देश की जो कोलेजियम व्यवस्था थी, इस कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।
इसके स्थान पर एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। और ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। 6 सदस्यों में पहला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा एक किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता था, साथ के साथ इसके अंदर वित्त कानून मंत्री शामिल होता था, एक विपक्ष का नेता शामिल होता था और साथ के साथ प्रधानमंत्री भी शामिल होता था। और ये तीनों मिलकर के किन्हीं 2 व्यक्तियों को चुना करते थे। तो कुल मिलाकर के 6 व्यक्ति इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में शामिल थे। और ये जो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को या जो व्यक्ति योग्यता रखता था उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया करते थे। जब ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कार्यपालिका का न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप है, इसलिए इन्होंने इस प्रावधान को संविधान से हटा दिया और दोबारा से साहब हमारे देश में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कोलेजियम व्यवस्था से ही हो रही है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे अगर बढ़े तो हमें कुछ बात और पता होनी चाहिए। भाई हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 3 प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। पहला वाला कार्यवाहक न्यायाधीश हो सकता है, दूसरा तदर्थ न्यायाधीश हो सकता है और तीसरा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। सबसे पहले अगर कार्यवाहक न्यायाधीश की बात करें तो अगर किसी भी देश किसी भी परिस्थिति के कारण हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर इन मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए, ये जो पद है ये पद साहब आपका रिक्त हो जाए यानी कि खाली हो, तो ऐसे समय में जो भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा यानी कि वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उसे नए न्यायाधीश की नियुक्ति तक कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। वो साहब आपका कार्यवाहक न्यायाधीश की तरह या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हम कह सकते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की तरह जो है वो साहब आपका काम करेगा। परंतु जैसे ही नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई वैसे ही इसे अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। तो ये तब तक काम करेगा जब तक नए न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती। अगला समझते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति साहब आपका सुप्रीम कोर्ट में तो होती है, परंतु इसकी जो नियुक्ति है वो साहब आपका हाई कोर्ट में नहीं की जाती। अब ये तदर्थ न्यायाधीश होता क्या है? देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई भी मामला जजमेंट पे हो, कोई भी निर्णय हो, तो उस निर्णय के लिए कोरम की आवश्यकता होती है। कोरम का मतलब 3 या 3 से अधिक न्यायाधीश। इस कोरम में हमेशा संख्या जो रहेगी विषम नंबर में रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट आता है वो बहुमत के आधार पर आता है। जैसे कि 5 न्यायाधीशों की एक कोरम है, 3 ने जो बात कह दी, जो निर्णय लिया है वो निर्णय माना जाएगा, और 2 ने जो इसका अगर अपोज भी किया है तो वो निर्णय वैलिड नहीं होगा। बहुमत के आधार पर यह साहब आपका जजमेंट पेश कर दिया जाएगा। अब मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई कोरम की गठन करना है और न्यायाधीशों की संख्या में कमी चल रही है, तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर, राष्ट्रपति से पूछकर हाई कोर्ट से किसी भी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुला सकता है। ये जो न्यायाधीश हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया है, ऐसे न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश कहा जाएगा। ये तदर्थ न्यायाधीश की श्रेणी में आता है। परंतु तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए उसे राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी पूछना अनिवार्य होगा, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता। अगर मान लिया कि सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर ही न्यायाधीशों की संख्या में कमी चल रही है, तो वहां की भी कहानी बिगड़ जाएगी, वहां की भी कहानी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए पहले मुख्य न्यायाधीश से पूछना जरूरी है। दूसरी एक और बात का ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा रहा है, उस व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता भी होनी चाहिए। अगर योग्यता नहीं है तब उसको नहीं बुला सकते। एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो तदर्थ न्यायाधीश जो है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, तो ये जो न्यायाधीश है, ये न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जाने से मना भी कर सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाने से मना भी कर सकता है। तो इसको कोई ऐसा नहीं है कि कोई न्यायिक चुनौती दी जाए तो उसको न्यायिक चुनौती नहीं देंगे। एक बात और ध्यान रखना कि अगर ये व्यक्ति हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया है तो इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन प्राप्त होगा, और जैसे ही इसका काम पूरा हो जाएगा ये वापस हाई कोर्ट में आ जाएगा। तो ऐसी जो व्यवस्था, इसको तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। तो एक सवाल पेपर में आता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी जो नियुक्ति है वो की जाती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है साहब, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति करता है, मगर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या है साहब? अनिवार्य है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े तो अगला जो पॉइंट है वो साहब आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। देखिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता क्या है? हमारे यहाँ हर साल न्यायाधीश रिटायर होते हैं। जैसे उनका कार्यकाल पूरा होगा वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हो जाते हैं,
और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में फिर कमी चल रही हो तो तदर्थ न्यायाधीश भी बुलाए जा सकते हैं और साथ के साथ जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उन्हें वापस काम पर भी बुलाया जा सकता है, बायपर न्यायालय में बुला सकते हैं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश वापस काम पर आता है तो इसको नियुक्त करने का अधिकार फिर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है, परंतु इसको नियुक्त करने से पहले भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। राष्ट्रपति से पूछना ही पड़ेगा, तभी इसको नियुक्त किया जा सकता है। एक बात और आपको ध्यान रखना है, वो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि बेटा कि ये जो तदर्थ न्यायाधीश है अर्थात जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है, ये तो साहब आने से मना कर सकता है, यानी कि हाई कोर्ट को छोड़ने से मना कर सकता है। परंतु आपको ध्यान रखना है कि ये जो साहब सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, ये किसी भी परिस्थिति में साहब आपका मना नहीं करेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट में आना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आना जो होगा इसका बेटा वो अनिवार्य होगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अगर ये मना नहीं कर सकता, जबकि तदर्थ न्यायाधीश जो है वो काम पर आने से साहब आपका मना कर सकता है। एक और पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ विशेष शक्तियां भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या विशेष शक्तियां हैं, जैसे हाई कोर्ट, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया तो इस विवाद का निपटारा जो है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है, हाई कोर्ट में मामला नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किन्हीं दो राज्यों के बीच में विवाद हो गया तो इस विवाद का निपटारा भी केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा। जैसे कावेरी नदी के जल को लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद है तो इस विवाद का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है। मान लो कि कल के दिन को उत्तराखंड और केंद्र सरकार का अगर विवाद हो गया तो ये विवाद भी केवल और केवल कहाँ पे निपटेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट में ही निपटेगा। तो किन्हीं तो राज्य या राज्य का विवाद केंद्र से हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाना अनिवार्य होता है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, वो हमें ये ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होता है, ये निर्णय जो होता है एक अभिलेख की तरह प्रयोग में लाया जाता है। अभिलेख का मतलब जो इतिहास की जानकारी दे। जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस आ गया कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसी के आधार पर हाई कोर्ट या निचली अदालत जो है वो भी निर्णय दे सकती है। सपोज करिए कहीं चोरी हुई, चोरी के बाद हत्या हो गई और हत्या के कारण से उसके परिवार के 2 और व्यक्ति मर गए, ऐसा कोई विचित्र सा केस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दे दिया और ऐसे ही सेम केस आपका अधीनस्थ न्यायालय में आया तो ऐसे समय में उस निर्णय को पढ़ा जा सकता है और उसके आधार पर निर्णय दिया जा सकता है। ये अभी कह लिया अधिकारिता साहब आपकी कहलाती है। बात की जाए अभी अपील या अधिकारिता, तो अपील या अधिकारिता की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति का निर्णय हाई कोर्ट ने पेश किया है और हाई कोर्ट के निर्णय से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो चाहे तो इसके लिए साहब आपका सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है, परंतु इसके लिए हाई कोर्ट के द्वारा सर्टिफिकेट जरूर जारी किया गया हो, तभी वो साहब आपका सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और लास्ट बात सबसे इंपॉर्टेंट है न्यायिक पूर्वावलोकन, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन का मतलब अगर कोई निचली अदालत निर्णय गलत दे रही है तो उस निर्णय की समीक्षा कर सकता है, उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। ये ध्यान रखना, ये अमेरिका से लिया गया प्रावधान है। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेन तथ्य थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब इन पर आधारित कुछ सवाल हैं, इन सवालों को एक एक करके हम लगाने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो पहला सवाल आपका क्या है? पहला सवाल है आपका कि जो कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है मैंने आपको बताया 26 जनवरी 1950 को तो सर्वोच्च न्यायालय की साहब आपकी घोषणा की गई है। परंतु अगर बात स्थापना की आ जाए या कार्यकाल की बात कर ले हम, ये कार्यकाल कब से प्रारंभ हुआ या कब से साहब आपकी प्रारंभ हुई है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस पर आप जो आंसर लगाना वो आंसर हमेशा साहब आपका 28 जनवरी सन 1950 को लगा देना। मगर आपका सवाल ये आ जाए कि भाई ब्रिटिश काल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो हमें ब्रिटिश काल में ध्यान रखना है कि ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1937 में हुई थी। और सवाल आ जाए कि किस अधिनियम के तहत स्थापना की गई, तो अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम सन 1935। इस अधिनियम के तहत साहब स्थापना होती है। और अगर सवाल आ जाए कि देश का पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो रेगुलेटिंग एक्ट है सन 1773 के तहत स्थापित हुआ था साहब आपका कलकत्ता में। और कलकत्ता में इसकी स्थापना कब हुई थी? हुई थी सन 1774 में। ठीक है,
वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 + 1 यानी कि 34 न्यायाधीशों की संख्या है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी क्लास के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये पीडीएफ मिलेगी, तो आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। आगे अगर बात करें तो अगला शब्द है साहब आपका, किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान की गई है? एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो न्यायिक पूर्वालोकन है बेटा, ये यूएसए से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इसे सुप्रीम कोर्ट को साहब हमारे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। तो ये संविधान का संरक्षक यानी कि इसकी रक्षा करता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और इसकी रक्षा करने के लिए वो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करता है, और 32 का प्रयोग करके साहब आपका 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये जो 5 प्रकार की रिट थी मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाई है, जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार जाकर के इनको देख लेना। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये याद रखना है कि जो न्यायिक पूर्वालोकन है, इसका उल्लेख हमारे संविधान में कई जगह पर देखने को मिलता है। न्यायिक पूर्वालोकन का मतलब न्याय की समीक्षा है। इसका अगर मुख्य तौर पर बात करूं मैं, तो न्यायिक पूर्वालोकन आपको अनुच्छेद 13 में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुप्रीम संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है। अनुच्छेद 32 में तो है ही ये देखने को, अनुच्छेद 132 में भी दिया गया है, 133 में भी दिया गया है, साथ के साथ साहब आपका 226 में भी दिया गया है। 226 में हाई कोर्ट के लिए न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 13 जो है वो इसका साहब आपका राइट आंसर होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या है कि जब न्यायालय को लगता है कि व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। तो किस रिट का प्रयोग करके वो रोकेगा? तो वो जो रिट है वो रिट है साहब आपका अधिकार परीक्षा। अर्थात कोई अयोग्य व्यक्ति अगर पद पर बैठा है तो उससे उसकी योग्यता को पूछा जा सकता है और उसे पद पर नियुक्त होने से रोका भी जा सकता है। तो ये साहब आपका अधिकार परीक्षा है कि तुम्हें क्या हक है, किस हक से आप बैठे हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी को पेश किया जाए, यह आदेश जारी किया जाता है। परमादेश का मतलब कोई अपने काम को सही से ना करे तो वो परमादेश जारी होता है। निषेध का मतलब अगर कोई निचली अदालत अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे रही है तो उस निर्णय को निषेध के माध्यम से रोक भी सकते हैं। अगला सवाल क्या है साहब हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो सेवानिवृत्त जो होंगे वो सब 65 साल की उम्र में होंगे, और अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा, या फिर होगी साहब आपकी 65 वर्ष की आयु। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि वैसे अगर इनकी मिनिमम आयु की मैं बात करूंगा तो बेटा मिनिमम आयु तो हमारे संविधान में नहीं है, यानी कि इसको तो हम अनिर्धारित कह सकते हैं। तो ये तो साहब आपकी अनिर्धारित है, परंतु आपको ये ध्यान रखना है, एक सम्मेलन में ये निर्धारित जरूर किया गया था कि कम से कम न्यायाधीश बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 55 तो कम से कम होनी चाहिए। अगर 55 भी ना हो तो फिर फायदा क्या है, तो 55 साल तो कम से कम होनी चाहिए। इतने न्याय का एक्सपीरियंस रखने का या इतना जुडिशरी सिस्टम का अगर वो एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति होगा तो वो न्याय भी सही करेगा, इसलिए 55 साल को निर्धारित किया गया है। हाई कोर्ट में साहब 62 साल है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को वेतन को कम किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनके अगर वेतन की बात करेंगे तो ये तो वेतन है, ये वेतन दिया जाता है साहब आपका केंद्र की संचित निधि से। केंद्र की संचित निधि से साहब आपका ये वेतन देते हैं। पहली बात क्लियर हो गई, वेतन कहां से जाएगा, केंद्र की संचित निधि से। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इनको पेंशन देना है तो पेंशन भी कहां से जाएगी साहब आपका, केंद्र की संचित निधि से ही पेंशन भी जाती है। अब इनके वेतन को बढ़ाने और घटाने का जो अधिकार है वो साहब आपका वेतन संबंधी जो अधिकार है वो अधिकार साहब हमारी संसद के पास है। संसद चाहे तो इस वेतन को बढ़ा भी सकती है और संसद चाहे तो साहब इस वेतन को घटा भी सकती है, परंतु हमें ध्यान रखना है कि इनका जो वेतन है वो केवल और केवल साहब आपका वित्तीय आपातकाल में कम किया जा सकता है। अगर चाहें तो इसमें इसको कम कर सकते हैं, और वित्तीय आपातकाल जो लगता है वो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। इसकी एक विशेषता ध्यान रखना कि अभी तक ये एक बार भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा। तो अभी तक ये एक बार भी साहब आपका नहीं लगा है और शायद लगेगा भी नहीं। 1951 में
1991 में ऐसी परिस्थिति बनी थी, 1991 में, मगर मनमोहन सिंह की सूझबूझ ने इसको साफ दूर कर दिया था। शायद भविष्य में भी ना लगे, हम तो ये दुआ करेंगे, क्योंकि इसमें देश की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी, तो ना लगे तो अच्छी चीज है। छठा सवाल क्या है? छठा सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती है? तो मैंने आपको भी बता ही दिया तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। तो बेटा थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, इसलिए थोड़ी सी क्लास बीच में रुकी थी। चलो शुरू करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश, तो मैंने आपको तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं सारा समझा दिया है। साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगी। हाईकोर्ट जो और जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं, इनमें साहब इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। सारी बातें हमने एक बार चर्चा कर ली, तो दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़े। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है उसमें अभिलेख शक्ति साहब आपकी दी गई है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था अभिलेख शक्ति क्या है। अभिलेख शक्ति देखो आर्टिकल नंबर 129 में था, मैंने पहले ही आपको इस बात को बता दिया था, तो आप इसको जरा ध्यान रखेंगे कि अभिलेख शक्ति का उल्लेख किसमें किया गया है। आर्टिकल नंबर साहब आपका 129 में किया गया है, ध्यान रखना। सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया इसका भी। अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल न्यायिक पूर्वावलोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ पर होती है? तो ये भी मैंने आपको बताया कहाँ पर होगी। सर्वोच्च न्यायिक पूर्वावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का प्रावधान है। अगला सवाल क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 अनुच्छेद है, तीनों की तीनों साहब आपके पेपर में आती हैं, 124, 126, 127, 128। एक बार देख लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैंने तदर्थ न्यायाधीश आपको अभी पढ़ाया है, और इस तदर्थ न्यायाधीश के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो तदर्थ न्यायाधीश होंगे इनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो साहब आपका आर्टिकल नंबर 127 के तहत होगी, ध्यान दे लो। और कार्यवाहक न्यायाधीश 126 के तहत आते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश किसके तहत आते हैं साहब? आपका 128 के तहत आते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका साहब? आंसर होगा 127, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 127 में साहब आपका ये दिया गया है, ठीक है साहब। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 127। 126 में मैंने आपको बताया है क्या है साहब? कार्यवाहक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना 128 में जो है वो क्या दिया है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीश जो है इनको दोबारा से लाना है, ये दिया गया है। और 124 में कहा गया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये सब आपका 124 में दिया गया है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति है? रिपीट हो गया, अनुच्छेद 13 है इसका आंसर। अगले सवाल की ओर चलें तो अगला सवाल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो है कि मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाते हैं साहब आपके, पहला ऑप्शन है एडवोकेट जनरल, दूसरा हो गया साहब आपका जज एडवोकेट, तीसरा हो गया मुख्य न्यायाधीश, चौथा होता है साहब आपका जज एजेंट। बेटा जो हमारी नौसेना है उस नौसेना के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो साहब आपके एडवोकेट जनरल कहलाते हैं, और इस कोर्ट को साहब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के नाम से जाना जाता है, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन कहलाते हैं? एडवोकेट जनरल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में क्या आता है? दोनों के न्यायिक क्षेत्र में क्या आता है? पहला, संविधान के उल्लंघन का विरोध संरक्षण, नहीं भाई ये केवल सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आएगा। बात की जाए मौलिक अधिकारों का संरक्षण, हाँ ये दोनों में आता है, सुप्रीम कोर्ट भी है, साथ के साथ हाई कोर्ट भी है। और केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद का निपटारा भी केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले सवाल पर चलें तो अगला सवाल क्या है कि कौन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न हुए विवाद का निर्णय करेगा? इसका जो निर्णय करेगा वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करता है। उपराष्ट्रपति के विवाद का निपटारा भी यहीं से होता है। अगला है भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है? गार्जियन का मतलब संरक्षक किसे कहते हैं? पेरेंट्स किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं साहब आपका भारत के उच्चतम न्यायालय को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। अभी हम सब पढ़ चुके हैं, ये तब आसान लग रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति करेंगे साहब, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। 33 में से 1 को मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे, तभी न्यायाधीशों की संख्या 34 है।
अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति विवाद का निपटारा करता है? तो ये कौन हो गया साहब? आपका सर्वोच्च न्यायालय है, ध्यान रखना। तो ये हमारी क्लास का एक आखिरी सवाल था। आज की क्लास में मेन तौर पर जो हमने फोकस किया है वो थ्योरी सेक्शन पर ज़्यादा किया है। तो इस थ्योरी सेक्शन को एक बार आप जो है देख लेना। ये बहुत कुछ फाइल्स जो है मैंने यहाँ पर डाली हैं। कोशिश ये रहेगी कि इनकी जो PDF है वो PDF भी आप लोगों को अपलोड करके दी जाए और इस PDF को भी आप देख सकें। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं और यही वो सवाल हैं जो साहब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत आसान आसान सवाल हमारे आयोग UK SSC के द्वारा पूछे जाते हैं। तो बस कॉन्फिडेंस बनाए रहो, तैयारी में लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। यह हमारे कोशिश है, हमारा प्रयास है कि आपके लास्ट समय तक हम आपके साथ बने रहें और पेपर में आपको सफलता जरूर दिलाए। ये हमारी कोशिश है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपकी क्लास को समाप्त करता हूँ। क्लास अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, साथ के साथ इसको लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।